सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है रयान, जिसका गेट स्टैटिस्टिक्स में 47 रैंक है और आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 44 रैंक है, जो कि 2023 में हुआ था। और दोनों एग्जाम 12 फरवरी 2023 को ही हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रयान। थैंक यू वेरी मच सर। तो कैसे हो, कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद? सर एकदम थोड़ा सा रिजल्ट शॉकिंग लगा, फिर मतलब अच्छा ही लग रहा है तब से, मतलब विशेष और एंड ऑल काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की हो और अभी तक कैसा जर्नी रहा है, एक बार वो बताओ, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यस, माई सेल्फ रैयान अहमद खान। मतलब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमसिंह नगर। और इसमें छोटा विलेज है दरो। और मेरा मतलब इसको एजुकेशन मतलब स्कूलिंग वगैरह यहाँ पास में सिटी है तो वहाँ से करता था मैं। 11 12 साइंस साइंस मेजर से हुआ ही था ऑब्वियसली, पीसीएम से। उसके बाद मेरा मतलब जो बैचलर था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ, जिससे मैंने बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स लिया। बेसिकली इंटरेस्टिंगली मैंने जो है पहले फिजिक्स में एडमिशन लिया था, बीएससी फिजिक्स में। फिर मुझे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पता चला कि भाई स्टैटिस्टिक्स भी कुछ होता है और उसमें भी कुछ कर सकते हैं। तो लकीली मेरा सब्सिडरी जो था स्टैटिस्टिक्स था, तो मैंने उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद स्टैटिस्टिक्स में अपग्रेड करा लिया। उसके बाद मुझे पता था कि जैम भी कुछ होता है ताकि एमएससी बाहर मतलब आईआईटी से कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था मतलब मैंने सेकंड ईयर के एंड में मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन ढूंढना शुरू की थी। तो एक कोचिंग की थी मैंने, पर मतलब मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी उसमें। और उसमें मेरा मतलब स्कोर भी काफी खराब रहा था, क्योंकि मैंने मतलब ऑनेस्टली प्रिपेयर भी नहीं किया था। उसके उसके बाद देखते थे सुप्रीम क्लासेस का भी दिखता था ऐड वगैरह। खैर वो सब हो गया, रिजल्ट आ गया, बैचलर्स कंप्लीट हो गया। तो ये था कि भाई अब क्या किया जाए, मतलब एमएससी किया जाए। हमारा एमयू में डेटा साइंस भी आया था, एमएससी डेटा साइंस। तो मतलब ये सब डाउट था। तो बट अप्रैल में मेरा सडनली डिसाइड हुआ कि ड्रॉप करते हैं और जैम की तैयारी करते हैं। फिर ऐसे ही मतलब फिर मैं घर आ गया कैंपस से। तो विनय, एक लड़का है ना विनय सौ, तो उसने मुझे रिकमेंड किया था कि जो है आप सच हाँ सुप्रीम क्लासेस जाइए। तो सर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे, तो डिस्काउंट देख के मैं फौरन आ गया। पहले तो थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी 25,000 देखकर। और जब पता चला कि भाई वो 50% है लगभग, तो फिर मैं ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद हम्म। से मैंने मतलब ऑनेस्टली मई से अराउंड 13 मई के मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया। स्टार्टिंग में बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया मैंने, मतलब एकदम मतलब फ्री माइंड होकर। और तब तक आपका जो है प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका था। और आप रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे थे और सचिशर डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले थे। तो तब मैंने मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी तो नहीं पढ़ा आपका, लेकिन मैं वहां से आपका फॉलो कर रहा था उसको। रैंडम और वेरिएबल के तब से बाद। ऐसे ही जी जी रैंडम वेरिएबल से फिर ऐसे ही मेरा शशि सर आई थिंक कैलकुलस स्टार्ट कर रहे थे। हम्म। तो वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया अच्छे से। तो कैसी रही जर्नी, क्या क्या डिफिकल्टी आई अगर तुम मई में ज्वाइन किए, फरवरी में? ऑलमोस्ट पूरे साल लगभग जो एक कोर्स होता है हम लोग का, पूरा फुल जी कोर्स में थे ही तुम। फिर कोर्स में थे, बाद में क्रैश कोर्स चलाए थे हमने, फिर प्रीवियस ईयर कराए थे पूरे, फिर हमने टेस्ट सीरीज करा था। तो सब में आप थे ही। तो यस सर। ये बताओ, इसमें गेट में तुम्हारे 47 है, जैम में 44 रैंक, रैंक में दोनों अच्छे हैं। तो ये, हाँ, पहले जर्नी के दौरान तुम्हें क्या क्या डिफिकल्टी आई या कैसे कैसे रहा, हाँ मतलब क्या सर, तुम कैसा कर पाओगे? बेसिकली सर मेरे जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। मतलब कभी मेरी जैसे स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं लिमिट्स वगैरह से सर का रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि सर मतलब बेसिक सर ने बेसिक मैथ्स पढ़ा रखा था, तो मैं उसे पहले कवर किया। फिर उसमें क्या हुआ ना, मतलब मैं पूरी जर्नी में शशि सर को फॉलो ही नहीं कर पाया। वो इस तरह से कि सर अपना आगे पढ़ा रहे थे और मैं सर को पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। तो मैंने हाँ। ऐसे सर का सारा रिकॉर्डिंग में ही कवर किया पूरा, समझ सकते हैं। सर की मैंने बस कुछ ही क्लास ऑनलाइन की थी। हालांकि बस वो यही रहा कि बस सर को फॉलो कर रहा था। तो जो पास टेस्ट वगैरह सर ने अच्छे से रिकॉर्ड कर रखे थे, तो मैं वो देखता रहता था। और उससे मेरा मतलब कुछ मेरा हैबिट है कि मैं रिकॉर्डिंग में स्लो पेस में अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। फिर ऐसे ही हम्म। फिर आपका तो मैंने रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया था, तो मैं नोट्स वगैरह भी साथ में बना रहा था। हाँ, तो उसमें ये रहा ना कि स्टार्टिंग में मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी। फिर बीच में तो वही होता है ना, थोड़ा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। डाउन इन द सेंस कि थर्ड गए पढ़ते पढ़ते, तो बीच में फिर पढ़ाई हल्की स्लो हो जाती है। फिर शशि सर मोटिवेट करते हैं या देखते हैं भाई सिलेबस आगे जा रहा है, फिर पकड़ते हैं उसे। ऐसे ही कुछ आखिरी क्लासेस में भी रहा, कुछ क्लासेस छूट गई तो उसे
पता चला कि एक क्लास रिकॉर्ड देखने में 2 दिन जा रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं अच्छे से बैठकर, ये सब रहा। तो हाल फिर वो लास्ट में ऐसी टेस्ट सीरीज जब आई ना, तो उसमें मतलब काफी ज्यादा कवर किया। जैसे कुछ शशि सर का भी कुछ पीछे जैसे रह गया था इंटीग्रल कैलकुलस मेरा, तो उसमें हम्म, मतलब टेस्ट सीरीज में काफी कवर किया, जो वीक पॉइंट्स थे तो वहां पे आके हुए। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मेजर स्टडी का पार्ट है ना, वो आप स्टार्टिंग से करेंगे ना तो ज्यादा मतलब फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि लास्ट में इतना प्रेशर होता है कि हमें मतलब अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते क्या चल रहा है उसमें। मतलब मेंटल प्रेशर रहता है कि बस एग्जाम आने वाला है, और मतलब ऐसे ही। तो जो बेसिक तैयारी होती है ना, वो स्टार्टिंग के पीरियड से ही होती है, मेंटली प्रिपेयर होकर जब बंदा बैठता है तभी हम्म, तैयारी स्टार्ट होती है। लास्ट में कॉन्सेप्ट पे फोकस बंदा नहीं कर पाता। तो मेरा भी यही हुआ कि कुछ कॉन्सेप्ट तो अच्छे से एकदम स्ट्रांग हो गए, और लास्ट में अगर क्या हुआ कि जो बेसिक बेसिक टॉपिक थे, जैसे आपका मल्टीवेरियल कैलकुलस, इतना हम्म, इजी टॉपिक है लेकिन वो मेरा हो नहीं पा रहा था। मतलब सर का एक बार रिकॉर्डिंग देखा पूरा, फिर दोबारा से देखा सेकंड बैच का, तब भी मतलब कुछ ना कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स रह रहे थे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तो वो जाके फिर टेस्ट सीरीज में क्लियर हुआ फिर। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स में भी रहा। क्वेश्चंस के थ्रू चीजें थोड़ी क्लियर हो, जब थ्योरी थोड़ा समझ नहीं आता तो क्वेश्चंस करके देखो तो चीजें क्लियर हो जाती है। जी ओके, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? लाइक तुमने पूरे साल जैसे हमारे क्लास में तो थे ही आप, क्लास हो गए, जी। फिर नोट्स हमारा भी था, और बुक्स भी मार्केट में अच्छे अच्छे अवेलेबल था। आपने बुक्स कौन कौन से फॉलो किए? क्या स्ट्रैटेजी रही तैयारी की? शुरू कैसे किए और कैसे कैसे बुक्स फॉलो किए? कितने घंटे पढ़ते थे, ये सब बताओ। सर टाइमिंग का तो कुछ मेरा फिक्स नहीं था, मतलब मैं घर पे फ्री था, तो सुबह उठकर अगर लेक्चर पेंडिंग था तो लेक्चर देखता था, या फिर मतलब एकदम कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, बस पता है कि ये काम करना है तो करना है, अगर चाहे वो 2 घंटे में हो जाए या पूरा दिन। जनरली मैं बैठा रहता था, पढ़ने का मन करता था तो पढ़ लिया करता था, नहीं मन करता था तो ऐसे ही थोड़ा बैठे बैठे टाइम काट लिया। ऐसा नहीं कि टाइम इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं रहता था। तो उससे क्या रहता हम्म, था कि फोकस रहता था कि स्टडी में। लेकिन ये भी नहीं हम्म, कह सकता कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, 5 घंटे पढ़ रहा था, ये भी मैं नहीं बोल सकता। कुछ मेरा हम्म, फिक्स नहीं रहता। बस ये था कि जैसे रिकॉर्डिंग देखा, मतलब रिकॉर्डिंग देखा, क्लास किया, और आपकी क्लास करके नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने में मेरा अच्छा खासा टाइम गया है। मतलब नोट्स ऐसा होता था कि जब मैं आगे आगे जाकर मैं रिवाइज कर सकूं। फिर क्या होता है ना कि अभी तो पढ़ने लगता है सब आ गया, वही हम्म, जब कोर्स खत्म होने वाला होता है पीछे जाके देखो कुछ याद ही नहीं रहता क्या पढ़ा। तो इसी वजह से मैंने नोट्स में अच्छा टाइम स्पेंड किया। मतलब फिर वो नोट्स बाद में काम आए। तो रिकॉर्ड लेक्चर में मैंने कम कम टाइम स्पेंड किया, लेकिन नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर जैसे आपने वीके रोथ की फॉलो की थी, तो उसका तो हम्म, ऑलमोस्ट मेरा कवर हो गया था, मतलब उसके मेन मेन टॉपिक्स। हालांकि वो बुक मैंने प्रिंट करा के रखी थी कुछ रिवीजन के लिए, वो भी देख लिया करता था। बाकी जो मेरी मेन बुक थी वो एफएमएस थी, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, एस सी गुप्ता। वो हम्म, इसलिए कि वो पहले देख रखी थी बुक, और उसमें आइडिया था कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं। तो मैंने एज सच बुक फॉलो कोई नहीं की, मतलब अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो कोई बुक मैंने एक बार भी रीड नहीं की पूरी तरह से। बस ये था कि उसका आइडिया था, और क्लास करते करते ना इतना आइडिया हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो बस ये था कि बुक खोला और देख उतना क्वेश्चन देखे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है, और हाइलाइटर लेके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लिए अपने हम्म, सेंस से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बैठ के पूरी बुक सॉल्व नहीं की मैंने कोई भी। तो बस कुछ लकीली ऐसे रहा कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपका, जो फिर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके स्टिकी नोट्स में लिख लिए थे अच्छे से। मतलब ये हम्म, क्वेश्चन में जितना भी पॉइंट था, तो वो एंड टाइम पे किया, लेकिन वो अच्छे से नोट्स लिखे मैंने ना, तो उससे काफी हेल्प रहा कि मतलब लास्ट में मैं वो वॉल पे पेस्ट कर रखा था और वो देखता रहता था बस। एंड टाइम पे यही किया मैंने सिर्फ। तो ये बाकी काम वाम तो नोट्स बनाना भी इम्पोर्टेंट। नोट्स में क्या तुम लिख रहे होते हो तो दिमाग में फिट हो रहा होता है ना, कहते हैं एक यस कोट सर। है कि when you read just it go through once, when you write it go through twice, है ना? मतलब लाइक एक बार लिखना दो बार पढ़ने के बराबर है, क्योंकि जब लिख रहे होते हैं तो दिमाग में फिट भी हो रहा होता है। और तो लिखना भी, नोट्स बनाना भी एक अच्छा हैबिट है। हालांकि डिफरेंट बच्चों पे डिफरेंट व्यूज हैं। ओके, सो ओवरऑल बुक्स जो कि मैं पूरे साल रोहित की पढ़ाया था, ऑलमोस्ट बीके रोहित की, जो टॉपिक्स नहीं थे वो बाहर से किए होंगे, अदरवाइज रोहित की मैंने फॉलो की थी, सर बीके रोहित बुक की की थी। इतनी नीड ही नहीं थी, नीड पड़ी ही नहीं। मतलब अगर आप ऑनेस्टली नोट्स भी पढ़ लेते हैं ना तो वो मोर देन इनफ है। हाँ। क्लास अगर आप ऑनेस्टली करते हैं, बाकी आप जैसे प्रैक्टिस सेट है या फिर आप ठीक है बुक की एक्सरसाइजेस देख सकते हैं बेसिक बेसिक, कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बुक्स की हैवी हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हाँ। हैं और उसकी नीड ही नहीं है इतनी ज्यादा। बस प्रैक्टिस आपकी है कि आपके कॉन्सेप्ट टिप्स पर है कि नहीं। वो बुक्स में वो बुक्स भी कर सकती है, या आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू कर सकते हैं, और उसकी तरह कर सकते हैं आप, मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, वो कैसे भी आप कर सकते हैं।
एग्जैक्टली मतलब ये सीखना है आपको कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, अब जी, वो किसी भी वो रास्ते से सीखना सीख है। लो, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आप चाहे हमसे सीखो, हमारे नोट से सीखो, बुक से सीखो, टेस्ट से सीखो, कहीं से सीखो, लेकिन वो मेन है कि एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। वो आप जैसे भी जिसको बेटर लगता है वैसे सीखता है। जी। हाँ जैसे एक्चुअली एससी गुप्ता कपूर कई सारे बच्चों ने रिकमेंड किया, अच्छी बुक्स है, थोड़ा पढ़ाने में मुझे दिक्कत होता है क्योंकि मैं सिलेबस वाइज जाता हूँ, तो वहाँ थोड़ा टॉपिक्स वैसे जैम के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं है। विकर वैद्य में ये मुझे फायदा मिलता है कि टॉपिक्स जैम के सिलेबस के हिसाब से ऑर्गेनाइज है। जी, पहला वो बहुत चैप्टर अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा चैप्टर दूसरा सिलेबस, जैम के जैसे पॉइंट है वैसे ही रोहितगी का सिलेबस है। और गुप्ता कपूर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन थोड़ा टॉपिक्स ऑर्गेनाइज नहीं है जैम के हिसाब से, तो थोड़ा मुझे दिक्कत होता है। बट बुक अच्छी है प्रैक्टिस के नहीं लिए। सर, वो ओके। बुक ना किसी नए बंदे को रिकमेंड नहीं कर सकते। जैसे मेरा क्या था कि हाँ मैंने एक यस। साल पहले थोड़ा थोड़ा पेपर किया था, तो मुझे आइडिया हम्म था कहाँ पर क्या चीज़ मिलने वाली है मुझे। तो मुझे कुछ पढ़ना होता था ना, मैं ऐसा नहीं है पूरा बुक खोल रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस टॉपिक पर जाना है और वही हाईलाइट करना है। तो जैसे कोई बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, जिससे मतलब इतना नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है अंदर सिलेबस में क्या है, तो वो प्रसन्ना साहू से स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो एफएमएस बिल्कुल करेगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो एफएमएस तो एकदम स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। वो लास्ट में एक बार ओवर थ्रू मतलब कर सकता है, गो थ्रू कर सकता है उससे कि इसमें भी क्या है। स्टार्टिंग से फॉलो नहीं करना चाहिए उसको। एग्जैक्टली हाँ, जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, बहुत सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं या स्टैट्स वाले भी होते हैं जो बीएससी अच्छे से नहीं करते। कॉलेज हम भी गए हैं, और कॉलेज में बहुत लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए इतना ज्यादा कोई पढ़ता जी। नहीं है, लोग नहीं पढ़ते। तो ऐसा होता है। तो जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, हाँ यू कैन स्टार्ट विद प्रसन्ना साहू, जिसमें बहुत बेसिक डेफिनेशन लिखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इजी इजी से। फिर बाद में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं। फिर आप एक टॉपिक आइडिया लग जाता है आपको, क्या टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, फिर एक बार कवर हो गया, फिर आप डिफिकल्ट बुक पे जा सकते हो। जैसे गोता बहुत डिफिकल्ट थोड़े से हैं, विकर की उससे भी डिफिकल्ट है, कैसे और लेवल बढ़ जाता है। तो डिफिकल्टी यहाँ पे इस सेंस में कि थ्योरेटिकली ये लोग बुक थोड़ा प्रॉब्लम कम और थ्योरी ज्यादा लिखते हैं डीप में। थ्योरी ज्यादा। तो किसी को इसलिए थ्योरी से क्लियर करनी है तो मतलब प्रसन्ना साहू। और आप तो हम्म, पी के रोते की कराई देते हैं तो उसका इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि वो भी कोई खुद से पढ़ेगा ना, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी थ्योरम्स वगैरह के लिए अच्छी बुक है वीक ग्रोथ की। फिर वो हम्म। जिसे फिर थोड़ा नॉलेज हो गया है वो देख सकता है एफएमएस जाकर। खुद से देखेगा हाँ ना तो फिर फंसेगा। एक्चुअली मेरा एक्सपेरिमेंट होता है, मैं श्रुति वाले बैच में, श्रुति का थर्ड रैंक आया था लास्ट ईयर, तो मैं पूरे साल प्रसन्ना साहू ही फॉलो किया था, एक एक डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज। इस साल जब आपका बैच आया तो मैंने वीके रोहत की एक्सपेरिमेंट किया था, इस साल मैंने सब कुछ वीके रोहत से कराया। तो इसका एक मेरा एक स्वार्थ भी है कि मैं एक बार बुक उसके थ्रू, मेरा भी बुक एक बार पूरा कवर हो जाता है। तो मैं इसलिए रोहत की मैंने पहले, ये चौथा बैच होगा, लेकिन मैं पहले रोहत की नहीं पढ़ाया, मैं फर्स्ट टाइम रोहत की पढ़ाया हूँ। अब इस बार मैं नया बुक शुरू किया है, वो जो नाम बोल गया मैं, कुछ ऐसा है, तो नया वाले बहुत रिकमेंडेड है। तो मैं हर साल कुछ डिफिकल्ट लेवल की जो बुक्स है, जो मास्टर से पीएचडी जो रिकमेंड होती हैं, तो मैं चाहता हूँ इस तरह मेरा भी रिवीजन हो जाए, बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक्स के लिए प्रसन्ना सा और गुप्ता कपूर काफी है। तो मैं इन दोनों बुक से पढ़ाता यस नहीं, पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ इससे। तो हर साल मैं एक नया बुक लेके एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अल्दाउ हर बुक में सेम चीज लिखी है, थ्योरी पीडीएफ हर जगह सेम यस ही सर। है, PDF हर जगह सेम ही है, सीडीएफ सेम ही है, बस वो प्रेजेंटेशन अलग है, क्वेश्चंस थोड़े अलग मिल जाते हैं, लेवल थोड़े अलग है, बस ये एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। सो चलो तब थोड़े से स्ट्रेटजी आपका जाना, आप लोग ठीक है, तो आपका जो घंटा कोई फिक्स नहीं था कितने घंटे पढ़ने हैं, बट नहीं, फिर भी आप ये था कि जैसे जो हम। जो काम है वो कंप्लीट करना है। जैसे सर का प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक कंप्लीट हुआ तो अब प्रैक्टिस सेट करना है। तो अब वो बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो ये नहीं कि 2 ही घंटा करना है, तो अब पूरा दिन भी लग रहा है देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा उसे। आपको 12 घंटा देना पड़ेगा तो देना है। अब ऐसा नहीं ना उसमें फिक्स कर सकते हैं कि 4 घंटा पढ़ना है तो बस हो जाएगा। तो वो एज पर रिक्वायरमेंट था। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप 4 घंटा पढ़ के उठ जाइए, और आपको लग रहा है कि और पढ़ना है तो और पढ़िए। सही है। हम्म, वो था। बाकी स्टैट्स की बुक में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि प्रसन्ना साहू बेसिक है, थोड़ा डिफिकल्ट गुप्ता कपूर है, थोड़ा विके रोहत की है, ये सब बुक्स, कैसेला बर्गर है, ये सब बुक्स अगर कोई देखना चाहे तो। अदरवाइज हम क्लास में कोशिश करते हैं जैम का एक एक टॉपिक कवर हो, और उससे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें, फिर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, और एंड में एक बार फिर से हम, जब मैं क्लास कुछ करा रहा होता हूँ, तो ईयर वाइज आपने देखा होगा एक एक साल के पेपर हमने डिस्कस किए क्लास में, टेस्ट सीरीज के पहले प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये स्ट्रैटेजी यस रहती सर। है। वो हो सर गया। एक वो प्रीवियस ईयर पेपर का था कि हाँ, जैसे आप बोले थे ना प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करने हैं, तो मैंने क्या हम्म किया था, वो 15 से 22 तक प्रिंट करा लिया था। मतलब पीडीएफ हम्म नहीं, प्रिंट किया था। और उसे पेंसिल से मैं उसके ऊपर ना जैसे पढ़ लिया था ना अच्छे से, तो वहीं पर सॉल्व करता था। मतलब क्वेश्चन के नीचे छोटा छोटा सॉल्यूशन। उसके अलग से कोई हाँ नोटबुक नहीं बनाई मैंने। तो क्या रहा ना कि उससे, जैसे आप एग्जाम में भी नोटबुक नहीं बनाएंगे, वहाँ पे आप सीधा एग्जैक्टली। सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो सीधा मैंने हाँ उसको वहीं पर सॉल्व किया।
एक बार किया उसको रफ कर दिया, या आप कहीं और दो नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं उसे, वन साइड ब्लैंक हम्म, रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 बार तो सारे किए ही थे, मतलब वहीं पर। और उसमें क्या था ना कि कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन हमने कर दिया और माइंड में नहीं आ रहा होता, तो आप एक बार वो अपना सॉल्यूशन भी देखेंगे ना, तो आप एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर सकते हैं उसके थ्रू। तो वो हम्म। मेरा काफी हेल्पफुल रहा था, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया उसने काफी ज्यादा। नहीं, ये तरीका भी अच्छा था, सामने क्वेश्चन है, आप सामने ही कर रहे हो तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो जो इन्फॉर्मेशन है कई बार मिस हो जाती है, लेकिन सामने है तो वो इजी रहता है करने में। ये और सर प्रिंट लेना अच्छा चीज, अच्छी हैबिट है, क्योंकि स्क्रीन में ना वो मजा नहीं आता। आप हाँ क्वेश्चन हाँ कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर है, वो बात नहीं आती है। हाँ, प्रीवियस ईयर तो काफी रिकमेंडेड है, आपने भी कहा दो बार आपने कम से कम किए थे, तो ऐसा ही मैं भी रिकमेंड बच्चों को करता हूँ, प्रीवियस ईयर कम से कम 4-5 बार करो एटलीस्ट। उसमें ये हो कि एक एक कॉन्सेप्ट गलती से भी भूल ना जाए, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट कम से कम ना भूले हम, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में टिप पे रहे, क्योंकि वो आ चुका है, तो उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नया मिलेगा तो वो मिस ना हो, ये हमारा प्लान होता है। ओके, तो स्ट्रेटजी हो गया बुक प्रीवियस ईयर, और टेस्ट सीरीज तो हमारा काफी अच्छा था और हर साल रहता है, हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं हर साल। तो कैसा रहा टेस्ट सीरीज एक्सपीरियंस आपका हमारा? सर टेस्ट सीरीज ही समझिए है इम्पोर्टेंट, जिससे मतलब यहाँ बैठे हैं आज। क्योंकि ना सर क्या ये होता है कि पढ़ तो सब लिया हमने, लेकिन अब हम्म, ना जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो वहां पर 2 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। मतलब ये गलती हाँ मेरी एक क्वेश्चन में हुई, लेकिन क्या रहता है ना कि टेस्ट सीरीज से आपको मतलब आप 3 घंटा क्या क्या करने वाले हैं वहाँ पे, वो आपका मेन आपकी हैबिट बनेगी वहाँ पर। या टेस्ट सीरीज में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखते हैं ना, उससे क्या रहता है कि आप आपको ना नए क्वेश्चन फेस करने की हैबिट हो जाएगी। मतलब ऐसा हाँ नहीं कि आप क्वेश्चन देके पैनिक कर रहे हैं। अगर आप भले ही टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका ना एक हैबिट बन जाएगी नए क्वेश्चन फेस करने की। तो एक तो पॉइंट ये रहा। फिर जो दूसरा मेरा पॉजिटिव रहा ना सबसे ज्यादा, वो ये रहा कि एक्यूरेसी अच्छी हो गई। मतलब हम हम्म पहले बहुत ज्यादा गलती होती थी, फिर मतलब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करता था, लेकिन गलत भी बहुत कम करता था। मतलब अगर मैंने एक्यूरेसी। 30 क्वेश्चंस किए हैं तो एक्यूरेसी मेरी अच्छी आती थी। तो ये उससे एक्यूरेसी बनी। बाकी फिर जो एक थर्ड चीज रहती है कि आपने पढ़ तो लिया है ना, उसके थ्रू ना आपको पता रहेगा कि आपका वीक कॉन्सेप्ट कौन सा है। कि आपको दिखेगा कि भाई ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो आप वो ढूंढ कर वो कॉन्सेप्ट पढ़ कर आएंगे, और वही फिर आपका एग्जाम में पूछने वाला है। तो ये कुछ चीजें थी ना, टेस्ट सीरीज ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब बिना टेस्ट सीरीज का किसी का माइंड मतलब एग्जाम में नहीं दे पाएगा जाकर वहां पर। फिर वो जो आपका पोर्टल था वो तो समझिए बहुत ही अच्छा था। फिर उसमें पोर्टल पे किस तरह से आपको मैनेज करना है चीज़ों को। अब जो हाँ डिजिटल होता है वहाँ पे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एग्जैक्टली, जो तो बच्चा ये पहले नहीं करके गया एग्जाम में पैनिक हो सकता है, अगर कोई उस तरह। हमारा जो पोर्टल हमने इस बार बनवाए थे, बाद में जो बने थे स्पेशली, पहला पोर्टल जी दूसरा था, जी, दूसरा पोर्टल जो बनवाए थे हमने, तो उसमें बिल्कुल जैम का इंटरफेस था, जैसा जैम था वही वैसे एक ही दिखता एग्जैक्ट। था, सब कुछ सेम फंक्शन था। तो इससे आप लोग हैबिचुअल हो गए कि हाँ कैसे वहाँ डील करना है। और जैसे आपने मेंशन किया कि लाइक एग्जाम में जो गलती करने वाले होगा टेस्ट से हो गए, तो वो गलती बच जाएगी एग्जाम में होने, जब पहले ही आपने वो गलती कर दी तो आपको पता चल गया कि आप ये गलती एग्जाम में कर सकते थे, तो चूंकि उसको आप हमने लगभग 15 से 20 इस बार फुल लेंथ टेस्ट लिए थे, अराउंड 19-20 टेस्ट लिए थे फुल लेंथ, तो उसमें आपने इतने टेस्ट दे दिए तो आपको काफी हैबिट हो गया एग्जाम देने का, तो डर भी खत्म हो जाता है, चलो है ना, डर क्योंकि खत्म हो 100 मार्क्स जाते हैं, लाने नहीं सबसे है, 100 इम्पोर्टेंट। मार्क्स तो लाने नहीं है। और छोड़ने भी हैं एग्जाम में, कई बार पैनिक हो जाता है बच्चा, एग्जाम छूट रहा है क्योंकि मार्क्स 55 59 पे फर्स्ट रैंक है इस बार, आई थिंक, हाँ 59 पे, तो 100 में 100 तो लाना ही नहीं है। तो इसे बच्चे नहीं जब लाने आपने टेस्ट ऑब्वियसली। सीरीज नहीं टेस्ट सीरीज जब नहीं दिया होता, तो बच्चा एग्जाम में जा रहा, 4 क्वेश्चन नहीं हुआ, परेशान हो गया कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, लेकिन करने भी नहीं, आप 50% ढंग से कर लो तो उसमें अच्छे रैंक आ जाते हैं, है ना। यस सर। सो ये तो एक exactly, चीज़ तो और ये भी है प्रोसेस। टेस्ट सीरीज में। मतलब सर इस टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है और छोड़ना क्या है। हाँ जो हाँ, ये लोग भी है। मतलब टेस्ट सीरीज नहीं देते हमारे बैच में है, मतलब नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, लेकिन उनसे हम्म मैंने पता किया भाई क्या रहा आपका, मतलब क्यों इतना खराब हो गया, जबकि आपके तो मतलब टॉप 10 में आना चाहिए था। तो हम्म उससे मुझे यही आइडिया हुआ कि वो बंदा ऐसा है कि वो मतलब क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है, तो क्या ही वहां पे बैठ के आपका वो सॉल्यूशन करेगा। मतलब मुझे ओवरऑल ये रहा कि मतलब नॉलेज, अगर आपकी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर भी है ना, भले ही आप उसका एकदम बुक वाला सॉल्यूशन लिख पा रहे हो सॉल्यूशन का, लेकिन आपको हाँ जब एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है कि आप क्या छोड़ने वाले क्वेश्चन को, तो आप हम्म क्वेश्चन पेपर गलत करके आएंगे। जैसे इस बार पेपर में क्या हुआ कि एमसीक्यू करना ही नहीं था, पहले पहले एनईटी करना था। मतलब हमको ऐसा लगा कि पहले एनईटी करना था, और एमएसक्यू हम्म तो करना ही नहीं था बिल्कुल। तो हम्म उन्होंने क्या किया कि एमएसक्यू ज्यादा कर दिया, और उसमें गलत हो गया सारा। हम लोग को पता था कि अगर गलत हो रहा है, यह छोड़ना कौन सा है, अगर इधर फंस रहा है तो छोड़ देना है। तो क्वेश्चन छोड़ना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं यस। कि आप सारे करना है। क्वेश्चन छोड़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यस, मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया कि आपको जानना है कि आपको 100% नहीं लाना है। तो जैसे बच्चे नहीं 2 मार्क्स जाना पे है। जाते हैं, 2 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, 2 मार्क्स वाले करेक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि 2 मार्क्स वाले डिफिकल्ट भी तो होंगे, टाइम भी ज्यादा लेगा। एमएसपी में तो गलती होने के बहुत चांस है ना, कि 3 ऑप्शन सही है, आपने 2 लगा देंगे या 4 लगा देंगे आप, तो वहां गया मार्क्स। एफर्ट भी बर्बाद हुए, टाइम भी बर्बाद हुआ और मार्क्स भी गया। सो सही बात, आपने सही कहा कि पहले कोशिश करो एनएटी ट्राई करो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और कोशिश करो पहले 1 मार्क्स वाले कर लो, ताकि 1 मार्क्स वाले थोड़े कम टाइम में हो जाएंगे, इजी होगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हो जाएगा। तो फिर लास्ट में आप एनएटी करो पहले, फिर एमसीक्यू करो, फिर बाद में टाइम बचे तो एमएसक्यू करो। ट्राई तो सारा करो, बट जो होता है करो, और क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 100% लाने हैं नहीं, है ना। छोड़ना नहीं आना जाना, चाहिए कि कौन सा छोड़ना क्वेश्चन आना छोड़ना है, चाहिए। आप देखिए। चलो, तो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया। अब ये है कि जैसे आपके हिसाब से कोई नया बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसको आप बताओ, जैसे पूछते हैं बच्चे एक तो कि कितने घंटे हम पढ़ाई करें, कितने मंथ की तैयारी करें कि एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए, तो डेली हम्म। कितने घंटे पढ़े और कितने मंथ तक पढ़े कि अच्छी तैयारी हो जाए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? अभी सर जैसे मैंने ड्रॉप करके तैयारी की थी, तो मैं उसका अच्छा बता सकता हूँ कि ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं। हम्म। बेसिकली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है मई या जून से भी, तो बेसिक हम्म। स्टार्ट करे वो आपकी क्लासेस से, मतलब अगर वो आपको क्लासेस को रेगुलर टाइम। फॉलो करता है, तो हम्म। उसको इतना भी स्ट्रेटजी जानने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया कि अगर वो हम्म। टीचर्स को फॉलो कर रहा है ना, तो उसे इतना टेंशन लेना ही नहीं है कि मैं स्ट्रेटजी क्या रहेगी मेरी। आप लोग इतना हाँ। अच्छे से गाइड करते हैं कि भाई आज ये करो, कल ये करना है, तो हो जाएगा। फिर भी ऐसे कर हम्म। सकते हैं ना, जैसे सपोज वो लेट ज्वाइन किया, तो अगर उसके पास रिकॉर्डिंग का टाइम है, क्योंकि रहेगा वो ड्रॉपर है, तो वो दिन में एक टाइम रख सकता है रिकॉर्डिंग देखने का, और वो हम्म। मतलब दूसरा टाइम आपकी लाइव क्लासेस भी करे या नोट्स में फोकस करे। क्योंकि मतलब ऐसा रहेगा ना कि अगर आप आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। मतलब कोशिश करना है कि आपके साथ साथ चलना है। जो क्लास के हम्म। साथ सीख लेंगे ना, फिर वो दिक्कत होती है बाद में खुद से बैठना, फिर लगेगा कि भाई हम तो पीछे रह गए, तैयारी नहीं हो रही है। फिर जो बात आती है कितने टाइम तैयारी करनी है, मेरा क्या रहा ना कि बीच में तो अच्छी से तैयारी की, फिर एक महीना समझिए मैंने तैयारी नहीं की बीच में, फिर उसमें भी नवंबर में मेरे 15 से 20 दिन खराब हो गए, एकदम तैयारी नहीं की। तो काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीना पूरा रेगुलर चाहिए। आप ना 5 महीने में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप फोकस रहते हैं, या अगर आप पूरा टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे साल घिसना है आपको। अब मतलब जैसे ना वही हो गया कि फॉलो करते रहिए टीचर को। जैसे हमारा सिलेबस 2 बार होता है, तो आपकी कोचिंग हम्म। में प्रीमियम में दो हम्म। बार सिलेबस होता है। तो कुछ चीज़ अगर फर्स्ट टाइम छूट जाती है ना, तो उसमें इतना वरी नहीं लेना कि भाई छूट गया। अब उसको ना जो सर करा रहे हैं ना, उसको फॉलो करिए पहले। या जैसे हम्म। आपका प्री रिक्विजिट कोई टॉपिक है तो पढ़ लिए, अदरवाइज जो सर करा रहे हैं उसे करिए, बाद में आप सर के साथ आइए। मतलब जैसे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज था मेरा, तो पहले नहीं हो हम्म। पाया था। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो, लेकिन जब सर ने दोबारा कराया ना, तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए। ये था कि आप, मतलब यही था कि सर को, टीचर्स को फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लगा लें थोड़ा। फिर जो सर प्रैक्टिस सेट देते हैं, कोशिश करें कि अच्छे से करें। अगर नहीं हो रहा है ना, उसमें भी एकदम टेंशन नहीं लेना कि सर ने इतने सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और मुझसे हो नहीं पा रहे। मतलब मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं नहीं कर पा रहा था सारे, उसमें इतने सारे हम्म। प्रैक्टिस सेट थे। तो हाँ, हाँ, बस हाँ। अपना ट्राई करना है कि जितना कर सकते हैं कर लें, और जितना नहीं हो रहा है ना, छोड़ दें उसे, आगे बढ़ें या बुक्स देख लें। क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं ना, बस फिर कोई टेंशन नहीं है। बस एग्जैक्टली हम। इतना ही बोलेंगे कि टीचर्स को फॉलो करें और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि फॉलो कर हम लोग रेगुलरली, क्योंकि हम लोग भी क्वालिफाइड कैंडिडेट ही हैं। मैं हूँ, शशि सर है, हम लोग आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से, दोनों हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एग्जाम में क्या चाहिए, आगे कभी बताते रहते हैं कहाँ क्या कैसे होगा, चैलेंजेस जो लाइफ में आएंगे, तो ये सब है। तो एक रेगुलर सिलेबस फॉलो करते हैं, बाकी टाइम टाइम गाइड करते रहते हैं। बाकी बच्चे से शशि सर अक्सर रेगुलर बात करते रहते हैं, मुझसे भी बात करते हैं, कई बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मैं बच्चों से ज्यादा क्लास में इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाहर क्योंकि और भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो वो करता हूँ मैं। फिर भी टीचर अवेलेबल रहता है हमसे भी, रात को जो बच्चा बात करना चाहता है, तो दिन भर तो मेरा बिजी रहता है, तो रात को मैं जनरली कुछ बच्चों से बात करता हूँ। तो आप गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे इन्होंने बताया, गाइडेंस पूरे कोचिंग कर रहे हैं तो करिए, हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को गाइड करना, और जो उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है वो अच्छा करेगा। हम कई बार देखते हैं, इस बार भी आपने नोटिस किया, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, इनके अच्छे रैंक नहीं आए, तो उनकी कुछ ना कुछ नहीं प्रॉब्लम आया। होती है। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को। तो उसमें होता है कि वो या तो समझ नहीं पाते एग्जाम को अच्छे से, कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, नॉलेज है उनके पास, लेकिन एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाते कि एग्जाम में कैसे डील करना है, या टेस्ट सीरीज में उस तरह के सीख नहीं पाए कि एग्जाम में क्या गलती नहीं करनी है। इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको सीखना पड़ता है, सिर्फ नॉलेज काफी नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे हैं। इवन जो हमारा टेस्ट सीरीज बना रहा था, कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम क्वेश्चंस कुछ ले रहे थे, वो भी अच्छे क्वालिटी नंबर नहीं ला पाए, कई बार ऐसे भी होते हैं। सो इस तरह के होते हैं सिचुएशंस, लेकिन ठीक है, जैसे आपने कहा,
कि ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में कौन कौन से मतलब कैसे डील करनी है एग्जैक्टली। सो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प किया, बाकी हमारा गाइडेंस तो है ही। ओके, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सो ये बताओ, जैसे अब ये है कि तुम स्टैटिस्टिक्स में कैसे आए? जैसे 10th तो उसमें साइंस था, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स में कैसे एंट्री हुई? सर हमारा जो मतलब बीएससी रहता है ना एएमयू जनरली, अब तो 4 ईयर कोर्स हो गया है, तो अब नहीं पता कैसे है। पहले ये था कि एक सब्जेक्ट हमारा मेन रहता था और उसके साथ 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी रहते थे। तो जब मैंने हम्म। एडमिशन लिया ना, तो फिजिक्स में एडमिशन लिया मेन में, और सब्सिडरी मेरा मैथमेटिक्स था, और उसमें दूसरा ऑप्शन हमारा स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री में से एक था। काउंसलिंग में हम्म। गए तो भाई पता चला कि केमिस्ट्री है। तो मतलब कुछ सेकंड में डिसाइड किया यार केमिस्ट्री नहीं पढ़ना ना, स्टैट्स पढ़ लेते हैं, वही मीन मीडियन मोड होगा देख लेंगे, तो आसान हो हाँ। जाएगा थोड़ा। तो बस वो ऐसे ही ले लिया। बस फर्स्ट क्लास में मैम पूछ रही थी स्टैट्स में क्यों आए, तो सबने यही बोला कि केमिस्ट्री नहीं पढ़नी थी इसलिए सब्सिडरी स्टैट्स ले लिया। फिर वही था कि स्टैट्स में आए तो पता चला भाई ये खाली मीन मीडियन मोड नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। बहुत फिर कुछ कुछ वहाँ पे सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया कि भाई स्टैटिस्टिक्स में मतलब ये है, डेटा साइंस है, काफी अच्छा स्कोप है। तो थोड़ा देखने लगे थे, फिर इंटरेस्ट आने लगा स्टैट्स में, और साथ साथ फिजिक्स में मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, तो दोनों ये हम्म। साथ साथ हुआ। तो डिसाइड कर लिया कि अब स्टैट्स में जाना है, मजा भी आ रहा है और स्कोप बहुत अच्छा है। मतलब इतना ही आप और फिजिक्स में मेहनत करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स। ये सब चीजें रहा। फिर इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली है स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिक्स भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है मुझे लगता है, मतलब इजी भी है हाँ, और मजा आता है उसमें करने में, मैं भी एग्री अप्लाइड थोड़ा करता हूँ। हम्म। टच है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स में वो अपग्रेड करा लिया। और जैम का ये था कि मुझे पता था मतलब बीएससी से पहले कि जैम कुछ होता है, जैसे हम एमएससी करते हैं मास्टर्स में, तो ये बैक ऑफ द माइंड था, तो ये रहा था कि भाई तैयारी भी करनी है। तो ढूंढते ढांढते फिर ऐसे ही हो गया। थर्ड ईयर में तैयारी की थी मैंने कुछ, तो वो उस टाइम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे। जो टीचर थे वो भी परेशान रहते थे कुछ तैयारी क्यों नहीं करते तुम लोग, तो यार उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उससे काफी कुछ सीखा, मतलब उस कोचिंग में भी। मतलब मेरा हम्म। उसमें क्या था ना, मैम ने जो फोकस किया था बेसिक प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर दिया था। हमारा हम्म। इन्फ्लुएंस बहुत कम हुआ था, बेसिक प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा हो गया था। तो उस फिर इस बार जब कोचिंग में आया ना, तो मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी मतलब यकीन माने कि किया ही नहीं एक दिन भी। हम्म। मतलब मुझे लगा था आएगा तो करूंगा, मतलब सर ने मना भी कर रखा है कि बेसिक प्रोबेबिलिटी को टच हम्म। नहीं करना है। तो उसमें मैंने हाँ, ना लेक्चर में टाइम दिया, ना ही लेक्चर देखा कोई, ना ही कुछ किया। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आया था बेस थ्योरम से, तो इजी था तो कर दिया, क्योंकि और कुछ हो भी नहीं रहा था वहाँ पर। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा पढ़ लें बेसिक प्रोबेबिलिटी जब सर पढ़ा रहे हो फर्स्ट फर्स्ट टाइम, उसके बाद छोड़ दें उसको पढ़ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ दें उसे। तो ये कुछ उससे काफी कुछ सीखा। अच्छा एक चीज और भी थी, जब फर्स्ट टाइम जैम दिया ना, तो कैलकुलेटर लेके बैठे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है वहाँ पे। रूट टू हाँ, करना है, वो रूट ही नहीं ले पा रहे हैं, लॉग करना है तो थक गए, हाँ, कैलकुलेटर लगा दिए, लॉग नहीं निकल रहा। तो एग्जैक्टली। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से डिसाइड कर लिया था कि गेट कैलकुलेटर फोन में डाउनलोड हो जाता है एप्लीकेशन ना। तो मतलब कैलकुलेशन मुझे नॉर्मली भी करता था ना मैं, मतलब पढ़ाई करते टाइम भी, तो उसी पे करता था, ताकि एग्जाम में एकदम यूज टू हो जाए इससे, मतलब ताकि आप एग्जाम में एकदम कैलकुलेशन करें अच्छे से। तो हाँ, ओवर द ईयर मैंने एग्जैक्टली। उसी से कैलकुलेशन किया है। मैं बाकी भी अपना भी एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ। हाँ, जरूर। कैलकुलेटर का बताया तुम, तो मैं बताता हूँ। जैसे रूट 2 है, तो आप कैसे पहले 2 लिखना है फिर रूट लिखना है, या रूट लिखना मतलब पहले 2 लिखे फिर रूट क्लिक करे, या पहले रूट पे 2 मतलब रूट के बाद 2 क्लिक करे? तो ये आपको कैलकुलेटर यूज करोगे तो कई बार हम जो सोचते हैं वैसा कैलकुलेटर में फंक्शन नहीं होता है। नहीं वो होता। हमने मैं देखा है कई बार। तो आपको पहले यूज टू होना पड़ेगा कि उस कैलकुलेटर में क्या फंक्शन एक है। जब मैंने रूट ना पहले। प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पर कि कैसे कैसे करना है। कुछ मैथमेटिक्स के टॉपर्स थे, या कह सकते हैं क्वालिफाई किया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया था ना कि एक काम करना कि जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं ना, हम A4 सीरीज में देते हैं, A4 पेजेस में। अब उसमें क्या है कि बड़े बड़े पेजेस हैं, उसमें लिख रहे हैं मस्त, आंसर कर रहे हैं, बहुत स्पेस है। फिर जब जाते हैं एग्जाम देने तो मिलता है हमें A4 से भी आधा। अब वहाँ पे बड़ी बड़ी इक्वेशन है इन्फ्रेंस की, वो लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि A4 शीट को हाफ फोल्ड करना, यस। मतलब उसकी पेजेस को उसको कट करना बीच में से, और ऊपर से स्टेपल कर देना। तो इस तरह से ना यस, आपके स्क्रिबल पैड तैयार हो जाएंगे। तो मैंने मतलब समझिए सारे टेस्ट स्क्रिबल पैड में दिए, मतलब मेरे पास पूरा बंडल हो गया था, और वो मेरे दोस्त ने जला भी दिया। ये भी अच्छा हैबिट है। सही सही पॉइंट आउट किया आपने, क्योंकि वहाँ हम तो बड़े बड़े लिखते हैं, वहां हमें इसका आधा आधा से भी कम होता है। देखोगे तो ये एयरपोर्ट का आधा जो है इससे भी थोड़े इतना ही होता छोटे है, होते हैं, मतलब इतना ही होता है। इतना ही होता है ना? हाँ, इतना जैसे ही मेरा होता है ये फिर। है ना कॉपी, मेरा एक
पड़ी थी तो मैं सोचा ले आया था। तो ये मतलब हाँ ना हाफ करके बीच से कट करके इसे फोल्ड कर लिया, तो आप उससे ना पूरा ऊपर से स्टेपल कर लिए, पूरा बन जाएगा आपका। तो एग्जैक्टली। इसमें टेस्ट देंगे ना तो आपको पता रहेगा कि एग्जाम में कैसे करना है। एक ये भी बड़ा होता है, तो चलो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट पेज जा रहे हैं तो उसमें कुछ मिस हो गया या गड़बड़ हो गया, इक्वेशन ही पूरा नहीं आ रहा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हैं तो गलत मतलब मिक्स हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसकी हैबिट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो टेस्ट सीरीज भी करेंगे आप, और इस पूरे स्ट्रेटेजी से देंगे ना तो अच्छा रहेगा। जब एग्जाम में जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, वहाँ पे सब लगेगा कि सब कर के आ चुके हैं हम लोग। एग्जैक्टली, थोड़े थोड़े पॉइंट्स, जैसे मान लो एग्जाम आपका 2 to 5 सेशन में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हैबिट बना सकते हो। कैलकुलेटर यूज करने का पहले से हैबिट बनाओ, स्क्रिबल पैड का इन्होंने बताया वो फॉलो करो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, आपको थोड़े से इंप्रूव कर सकता है आपके प्रिपरेशन को। ओके। सो एक्चुअली ये मीटिंग थी 40 मिनट की, जूम मीटिंग खत्म होगी तो बच्चे हैं मेरे पास 6-7 मिनट। तो अब ये बताओ कि जैसे जो नए नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या क्या एडवाइस दोगे, जैसे होते हैं कुछ आपने अलग से कुछ बताना चाहो उनको कि कैसे करे, क्या कैसे करे, क्या गलती ना करे या तैयारी कैसे करे, तो उसके लिए कुछ बताओ। के लिए क्या बताएं। मतलब जो देखिए भी तुम्हें मतलब समझ आ रहा है। हाँ। कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई हमें भी तैयारी करनी है, आपने कैसे की तो बताइए। तो यही कुछ जो पॉइंट मैं अभी बता चुका हूँ ना कि भाई ऐसे ऐसे एक बुक फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। और एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी ना कि आपको स्टैट्स से ज़्यादा मैथ से फोकस करना है स्टार्टिंग में। क्योंकि हम्म। अगर आपका वो 30% मैथ्स क्लियर नहीं हुआ ना, तो समझिए आप कितना ही स्टैट 70% पढ़ लिया, आप वो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप एक नंबर भी नहीं ला सकते, क्योंकि लास्ट में आके आपको वही मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपको एस्टिमेशन कर रहे हैं तो सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना है, सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, मतलब आप कर ही नहीं सकते। तो क्या होगा ना, फिर आपको मैथ्स पहले पढ़नी है। स्टैट्स की कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको मैथ्स पे फोकस करना है, उसको यूज़ करके फिर स्टैट्स करनी है। वो 30% काफी इंपॉर्टेंट है अच्छे रैंक लाने में, ये बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं अच्छा कर पाओगे तो रैंक जी, स्टैट्स में अच्छे नंबर कोई ले रैंक आओगे, नहीं आएगा। लेकिन वो रैंक अच्छे नहीं आएंगे, तो आपको पूरा 100 में स्कोर एग्जैक्टली। करना, तो 30 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है अच्छे रैंक लाने के लिए। और स्टैट्स बैकग्राउंड के लोगों का मैथ्स थोड़ा वीक भी होता है, क्योंकि वो मैथ्स ज्यादा ध्यान दिए नहीं होते, भूल चुके होते हैं। तो इसलिए ज्यादा फोकस हमारे यहाँ क्या है, शशि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो चूंकि हम लोग इक्वली टाइम देते हैं, हालांकि 70% स्टैट्स पोर्सन है, 30% मैथ्स पोर्सन है, फिर भी हम लोग ये करते हैं कि पूरा क्लासेस 3 दिन सर की, 3 दिन मेरी चल रही है, तो इक्वल टाइम, क्योंकि उस पर बच्चों का मैथ पे भी फोकस रहे, इसीलिए तो ऐसा सिस्टम रहता है। एक तो ये हो गया कि बिल्कुल सही। मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें, मैथ्स एकदम क्लियर होनी चाहिए आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज और आपका कैलकुलस वगैरह। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप छोड़िए तैयारी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, एकदम क्लियर बात ये है। आपकी कैलकुलस अगर आपको नहीं आती है तो इसलिए आपको पहले मैथ्स मैथ्स पे इक्वली फोकस करना है, उसकी हेल्प से ही हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको और ये है कि स्टैट्स आपको जरूरत पड़ कॉन्सेप्ट जाती है अपने ना। सारे क्लियर करने हैं। वही, और कॉन्सेप्ट स्टैट्स में आपके मैथ की टिप्स जरूरत पे पड़ होंगे जाती है, जी। जैसे मान लो तुम लाइक्लीहुड फंक्शन ले रहे हो, तुम एमएल ही निकालना है, तो जी वहां भी जी। डिफरेंशिएशन आता है ना, कि डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो वहां भी मैथ्स आ जाता है बीच में। मैक्सिमाइज करना है, फिर आपको लास्ट में मतलब जितनी पीडीएफ से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आना है, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन मिलना है आपको। अगर आपने वो कैच हम्म। कर लिया ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी बाद में। फिर आपका ये तो हो गया मैथमेटिक्स। जैसे आपका फिर वो सीक्वेंस उसमें आता है ना एस्टिमेशन में, लास्ट में सीरीज हम्म। का संबंध है, तो आप क्या करेंगे हाँ, उसमें जब आता ही नहीं है तो मैथ्स तो बहुत जरूरी है करना। सम ऑफ सीरीज, उसमें या अगर कई बार ऐसे आ जाते हैं, मीन निकाल रहे हो, सम ऑफ सीरीज की जरूरत पड़ गई, एमजीएफ निकाल रहे हो, सम ऑफ सीरीज चाहिए, सीरीज का सम चाहिए। हम्म। फिर वही है कि आपका मतलब फॉर्मूला आपके टिप्स पे होने चाहिए, मतलब आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो आप क्या करिए, या तो आप समझ लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसे वॉल पे पेस्ट करिए छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर, या जैसे आप करिए। फिर तीसरा कि आप टेस्ट सीरीज के बिना नहीं करना आसान हो पाएगा आपके लिए, तो टेस्ट सीरीज आपको लास्ट में करना ही करना है। मतलब कहीं से भी करिए, मतलब मैं तो बोलूँगा कि सुप्रीम क्लासेस से करें, लेकिन जहाँ उनका मन कर रहा है करें। लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो बताया कि गेट कैलकुलेटर वगैरह ये सब देखना है। तो बस यही सब है कि और अच्छे से तैयारी करें ईमानदारी से तो हो जाएगा। एग्जैक्टली, किसी ना किसी का सिलेक्शन होना ही है, तो आपका भी हो सकता है अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो, बिल्कुल। जाहिर। तो आप कहाँ एडमिशन लेने वाले हैं, बॉम्बे या कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर? सर मेरा 44 रैंक है तो जनरल से है, तो मैं अभी बॉम्बे हम्म। का ओआ लेने वाला था, एमएससी ऑपरेशन ओके। रिसर्च। हम्म। ओके, तो क्या प्लान चेंज हो गया? सर वो असल में मेरा ये था कि मतलब मुझे प्योर में ज़्यादा नहीं जाना है, अप्लाइड में जाके जॉब करनी है। और तो हम्म। एमएससी स्टैट्स में ना थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर मतलब प्योर वाला है। हम्म। मेरा मैं पूछा ना आपने नंबर दिया था कुछ सीनियर्स का,
तो उन्होंने बताया था कि ओआर है तो आप उससे डेटा साइंस में भी जा सकते हैं और लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनीज में भी जा सकते हैं। तो यस। इसी सबको देख के मुझे लगा कि ओआर ज़्यादा अच्छा है, जिससे अप्लाइड ज़्यादा करना हो पीएचडी में इतना। हाँ, ये भी पॉइंट है कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं, तो ये भी पॉइंट खत्म हो जाता है कि भाई आप पीएचडी अच्छी नहीं से नहीं कर सकते। कन्वर्ट हो जाएगी वहाँ एक्चुअली 5 साल का ही कोर्स ऑफिशियली, वो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है बॉम्बे में, 5 साल का है वो, ऑफिशियली 5 साल का है, लेकिन बच्चे थोड़े खींच के 6 साल कर लेते हैं, तो 6 साल में एमएससी प्लस जी पीएचडी दोनों हो जाती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ओआर से ही, जिसमें आप जाने वाले हो, उसमें 5 साल में उन्होंने एमएससी पीएचडी दोनों कंप्लीट कर लिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्होंने 5 साल में दोनों कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ क्या, पीएचडी के बाद भी आप जॉब में जा सकते हो, ये नहीं कि मतलब जॉब का ऑप्शन नहीं है। ओआर डिपार्टमेंट जो बॉम्बे का है, पीएचडी के बाद भी प्लेसमेंट्स होते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज में, और पैकेज एमएससी की कंपेरिजन में डबल ट्रिपल हो सकता है, ऐसे भी हैं पीएचडी पे। मतलब जो कुछ कंपनीज हैं जो आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पीएचडी वालों को ही ले जाती है, आईबीएम है या इस तरह के कुछ माइक्रोसॉफ्ट से, इन सब में जो प्रोफाइल आर&डी का उसमें पीएचडी प्रेफर करते हैं वो लोग। ओपन कुछ पीएचडी कुछ जॉब्स हैं प्लेसमेंट जो सिर्फ पीएचडी के लिए ओपन होती हैं। तो ओआर में क्या ऑप्शन है कि तुम एमएससी किए डायरेक्ट पीएचडी में कन्वर्ट कर लो बिना किसी टेंशन के, मतलब नेट गेट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी। जॉब का भी ऑप्शन है तुम्हारे 1.5 सेमेस्टर बाद, मतलब 3 सेमेस्टर बाद, 1.5 ईयर बोलना चाह रहा था। सो 3 सेमेस्टर बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है जॉब लेके निकल जाओ एमएससी की डिग्री लेके वार में, ये भी ऑप्शन है। और मन है तो पीएचडी कंटिन्यू कर लो, फिर 5-6 साल जो भी लगते हैं, तो एमएससी प्लस पीएचडी की डिग्री मिलेगी, साथ में जॉब भी होगा। प्रोफेसर बनना चाहो जैसे आईआईटी दिल्ली में है विकास विक्रम सिंह प्रोफेसर गेम थ्योरी के, तो वो वहीं से पीएचडी करके आए हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी करके बॉम्बे से दिल्ली में है, या कई सारे लोग हैं जो बच्चे से जॉब्स में, आप ओआर की वेबसाइट पे जाओगे तो प्रोफाइल है उनका कि कौन कहाँ क्या जॉब कर रहा है, जो लोग वहां से निकले हैं वो दे रखा उन्होंने, तब वो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मतलब प्लान वही ओआर का ही है या चेंज हो गया, मैं ये पूछ रहा था। सर, अभी तो ओआर का ही है, फिर आपसे थोड़ा कॉल पे मिल बात जाएगा करेंगे मुझे तो लगता है, और ठीक है हम बात मिल करेंगे जाए मिल ऑफ जाता है ये। ऑफ अच्छा। मीटिंग। हाँ, तो ठीक है, अभी तो मीटिंग बची 1 मिनट की, तो मैं थोड़ा बता दूं आईआईटी का। ठीक है, बाकी जॉब का तो हाँ, ओआर में बात कर रहे थे, ओआर मशीन लर्निंग पे वो लोग फोकस करते हैं, और कुछ वैसे भी है, मतलब ओआर में ठीक है, मैथ स्टैट्स ओआर कंप्यूटर साइंस तो है ही उनके यहाँ। सो इस तरह से ओआर भी अच्छी कोर्सेज है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों जो जॉब, जो कुछ बैंक है जैसे एएनजेड है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, जो ओ एस मतलब बॉम्बे में स्टार्ट्स के लिए भी आती है और ओआर के लिए भी आती है। लास्ट टाइम तो मेरे टाइम पे उन्होंने एएसआई से एक को भी नहीं लिया था, ओआर वालों को ही लिया था। तो ये है, मतलब कई बार ऐसे होते हैं, हमारे सीनियर्स में गए थे उसमें एएनजेड में, जूनियर्स में अभी क्या नहीं पता नहीं क्या है, बट उस टाइम हमारे साथ वाले को प्लेसमेंट नहीं, तो इंटर्नशिप मिली थी उस कंपनी में। लेकिन दोनों है इम्पोर्टेंट, दोनों ही ठीक है। ओके, सो मीटिंग एंड में आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको फिर से बधाई एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ हमारे भाई, साथ अभी थे रेयान, जिनका गेट स्टैटिस्टिक्स में रैंक 47 है और जैम में 24। तो जो थोड़े बच्चे, इसमें ये बताओ गेट की प्रिपरेशन, मतलब गेट में इतने ऐसे रैंक कैसे आ गए? सर वो मतलब मैं सोच रहा था गेट का एग्जाम दूं भी कि नहीं दूं, क्योंकि इतना सोचा था यार, सुबह में गेट है फिर शाम में जैम है, कहीं गेट के चक्कर में जैम खराब ना हो जाए। पर ये डिसाइड किया चलो दे देते हैं, जैम की ही तैयारी की है सिर्फ, और कुछ अलग से नहीं पढ़ा। हालांकि मैं सोच रहा था यार क्या स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं, लेकिन वो भी लास्ट में सोचा कि छोड़ो उसे, सिर्फ जैम करते हैं, बस गेट का जाके दे आएंगे। पर क्या था ना कि मतलब गेट खत्म, का आपको टाइम मिला ही नहीं कुछ और करने का। मीटिंग एंड हो जाएगा खुद ही। उसमें उसमें क्या था, करो करो। एक्यूरेसी मतलब